ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ऐसा स्टूडेंट है जिसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांचवें अटेम्प्ट में जाके नीट क्रैक किया। वो नीट का पेपर था, वो शायद पेपर को जाके त्रिवेणी में बहा दिए। 107वें अटेम्प्ट के बाद हम लोग क्या करते हैं, जनरली गिव अप कर देते हैं। क्या होता है कि लड़के सब दुख बयान नहीं कर पाते हैं, उसको पी जाते हैं। पर्सनली सर आपको आना पड़ गया एक बार मेरे कमरे में, थोड़ा चलो बाहर आओ, घूमो फिरो, कुछ ले गए सर आप खिलाने भी मुझे। और खाना सर मतलब शरीर देख के ही समझ सकते हैं। तो बच्चा भी थोड़ा दिक्कत में आता था। आप कह रहे थे अच्छा चलो तुम फ्री पढ़ लो, तुम फ्री पढ़ लो, अच्छा तुम्हारा 1 लाख फीस है, तुम 40,000 में पढ़ लो। चलो एक चीज और मैं तुमसे पूछता हूँ कि आगे जाके क्या करना है तुम्हें? तो कौन सा डॉक्टर बने? दिल के डॉक्टर बने, दिमाग के डॉक्टर बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? कितने बच्चों को फीस माफ कर दे रहे हैं, हॉस्टल में इतने बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं, सर ये चल कैसे रहा है? तो सर आज तुम मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, है ना? सर नहीं, ये मुझे जानना था। तुम्हारी राज खोल दी रेडियोलॉजिस्ट वाली, तुम मेरे राज खोलना चाहते हो। अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब चैनल पे आपने देखा होगा एक बच्चे की इंस्पिरेशनल स्टोरी, जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही टॉप 500 रैंक लाया। और सिर्फ टॉप 500 रैंक नहीं, अगर आप देखेंगे उसकी अचीवमेंट को, तो वो 5 ईयर मेंटर्स में पढ़ा, जूनियर साइंस ओलंपियाड उसने क्लियर किया, 10th में 95% मार्क्स लाया, फिर वो 12th में केमिस्ट्री ओलंपियाड, बायोलॉजी ओलंपियाड किया, 12th बोर्ड में भी अच्छे नंबर लाए, और फाइनली नीट में टॉप 500 रैंक आया। तो एक ऐसी स्टोरी और एक ऐसा इंस्पिरेशनल जर्नी हमने आपसे शेयर किया था पिछले वीडियो में, और आज हम बिल्कुल उसके उल्टे एक स्टोरी आपके सामने लाने वाले हैं। एक इंस्पिरेशनल स्टोरी जिसमें एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांचवें अटेम्प्ट में जाके नीट क्रैक किया, वो भी अच्छे रैंक से। और उसकी रैंक इतनी अच्छी है कि वो किसी भी हाल में उसको एम्स मिल जाएगा, और उसके ड्रीम कॉलेज हम उन्हीं से जानेंगे कहाँ वो जाना चाहते हैं। तो उनके जो रैंक है उसके बेसिस पे उनको ड्रीम एम्स भी मिल सकता है, उनको अदर टॉप मेडिकल कॉलेज भी मिल सकता है। तो इस जर्नी की स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा हमारे संस्कारी स्टूडेंट से, उनका नाम ही संस्कार है। तो संस्कार, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन टू ऑन योर सक्सेस। थैंक यू सर। बताओ कैसा फील कर रहे हो, फिर हम जर्नी पे जाएंगे। सर मैं तो सर काशी से हूँ, तो सर मैं किसी भी वार्तालाप का शुरुआत महादेव के जयकारे से करूँगा। बिल्कुल। सो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो सर ये जर्नी अभी नहीं है सर, बहुत लंबी चौड़ी है। 2018 में शुरू हुई थी सर मेरे 10th के बाद। 2020 में सर कोविड भी आया। बिल्कुल। और 21 भी हुआ, 22 भी हुआ, 23 भी हुआ, आज हम लोग 25 में है सर। बिल्कुल। तो ये सर एक बहुत बड़ा रोलर कोस्टर है, और सर आप तो उसके सर गाइडेंस आप ही के थ्रू हुआ है वो, और अपने मंजिल पे आप ही के थ्रू पहुंचा है। तो निर्देशक आप ही हैं सर इस मूवी के, मैं तो सर बस एक्टर हूँ सर इसमें। हाँ। तो मुझे याद है कि तुम मेरे से मिले थे 2023 में। जी सर। ठीक है ना? PMCH में तुमने BDS के लिए एडमिशन ले लिया था। यस सर। और फिर तुम मेंटर्स पहुंचे थे। यस सर। तो मैं जानना चाहूंगा 23 के पहले की जर्नी तुम्हारी और 23 के बाद की जर्नी को। सर 2018 में जब मैंने 10th किया था, तो उस समय सर मेरे 92.4% मार्क्स आए थे। अच्छा। और सर तब तक मैं NTSC एक बार निकाल चुका था। अच्छा, NTSC तुमने किया हुआ है? यस सर। तो घर वालों को थोड़ा हो गया कि अब तो मतलब साइंस ही लेगा, जैसे आजकल की धारणा है कि अगर 10th में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो साइंस ही लेगा, ये तो कॉमर्स आर्ट्स लेगा नहीं। तो सर वही चीज़ था कि साइंस ले लिया मैंने। ऐसे सर 10th के बाद मेरी दीदी, क्योंकि वो साइंस से जुड़ी हुई थी, बायोलॉजी से, तो सर मुझे भी बायोलॉजी ही करना था एट द एंड। तो 11th-12th सर मैंने बायोलॉजी। तो तुमने 10th के बाद डिसाइड कर लिया कि नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है? यस सर। वो तो शुरुआत में मैंने सर, एक कहते हैं ना कि दीदी कर रही है तो मैं भी करूंगा, वो सर देखा देखी किया, जो हर बच्चे करते हैं मैक्सिमम। बिल्कुल। तो सर देखा देखी किया, मुझे लगा आसान है सर। 12th में भी, 12th तक मेरी जर्नी अच्छी चली, मतलब पढ़ाई वढ़ाई मैं ठीक ठाक कर रहा था। 12th में सर कोविड का टाइम आया सर, और मेरे बोर्ड्स खत्म हो चुके थे। अच्छा। और जिस दिन मेरी बोर्ड्स खत्म हुई उसके 2 दिन बाद लॉकडाउन लग गया पूरे देश में। अच्छा। और सर बोर्ड्स में तो सर मैंने अच्छा परफॉर्म कर दिया था, 93.4% सर आए थे मेरे 12th में। बहुत बढ़िया। सर दिक्कत तब हुई जब लॉकडाउन लगा सर। तो सर मैंने बुक छोड़ दिए, मैंने सर PUBG खेलना शुरू कर दिया। अच्छा। और घूमना शुरू कर दिया दोस्तों के साथ, मतलब अपने गांव में, क्योंकि मैं गांव में सर था। अच्छा। लॉकडाउन में तो सर मैं सोचा था कि ऐसा कर लूंगा। एक ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था कि 10th-12th में बिना किसी कोचिंग के इतना करते जा रहा हूँ। अच्छा कर लिया, 90+ आ गए। NTSC भी तुमने क्वालिफाई कर लिया, लग रहा है तुम्हें। और सर KPI भी किया था सर 11th में भी और 12th में भी। अच्छा, क्या रैंक था तुम्हारा? सर 312 था सर, और 450 था। यस सर। तो तुम
ओवर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस था? ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था सर मुझे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर सर मैंने सोचा, सर सच्चाई बताऊं तो मैंने सोचा लॉकडाउन में कोई नहीं पढ़ रहा होगा, इस चक्कर में सर मैं भी नहीं पढ़ रहा था कि मेरे दोस्त नहीं पढ़ रहे होंगे। और सर वो मुझसे एक दोस्त होते कह देते हैं कि भाई मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, और वो रात भर पढ़ रहे हैं। हाँ। शॉकिंग तब हुआ सर जब मेरे दोस्तों का रिजल्ट आया, और सर मैं तो, मेरे पापा मम्मी थे कि अच्छा कोविड है, डर लग रहा है तुम्हें, छोड़ दो। हाँ। तो मैंने छोड़ दिया सर, मैं कहा अच्छा अगली बार दूंगा, एक अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करता हूँ। वो दे दिए सर, और उनका 611 नंबर है, मुझे आज भी पता है। वो सर अभी नालंदा मेडिकल कॉलेज में है। अच्छा। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था सर, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया। तो सर एक पीयर प्रेशर भी बन गया लाइफ में कि सर अब तो परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा। और सर उस समय कोविड का दौर था, तो सर बाहर निकल नहीं सकते थे, और सर आप लोग से तो उस समय मिले भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे। तो उस समय सर पहले सेल्फ स्टडी किया सर मैंने। अच्छा। मतलब घर पे ही जितना हो सकता था, उसी में सर 1 साल को बल्कि समय मिल गया था, क्योंकि सितंबर में हुआ था 2020 में। तो नहीं दिया था मैंने, पर 2021 में भी सितंबर में ही हुआ था। अप्रोक्सीमेटली 1 साल का समय मिला था। मैंने सर 1 साल में सर 6 ही महीने पढ़ाई की, पता नहीं 6 महीने कहाँ चले गए, वो निकल गए। और 6 महीने समझने में ही लग गया सर अब कैसे करना है, टेस्ट देने हैं, क्या करना है। तो सर उस साल मेरा स्कोर थोड़ा कम रहा, 470 नंबर आए थे और 1,04,000 कुछ रैंक आई थी। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में? यस सर। तो थोड़ा दुख हुआ सर, क्योंकि इस बार भी कुछ और दोस्त जो थे वो भी निकल गए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ज्वाइन करके, कुछ ना कुछ करके वो कर रहे थे पढ़ाई, और मैं बस ऐसे ही घर पे, हाँ, सेल्फ स्टडी के चक्कर में मैं कहा मैं तो कर ही लूंगा, ये जो सर आ गया था ना मैं तो कर ही लूंगा, इस चक्कर में सर रुक गया फिर से। अब सर 2022 का समय आया सर, और इस समय सर इंडिया में सर बहुत ज्यादा ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो गया था। तो मैंने कहा, घर वालों ने कहा अच्छा ऑफलाइन जाके देख लो। मैं कहा नहीं, ऑनलाइन ही, अब तो मुझे ऑनलाइन ही लेना है, मैं ऑनलाइन से ही करूंगा। तो कौन वाली है तुमने, सस्ती वाली कि महंगी वाली? सर दोनों सर ट्राई किया, पहले सस्ती वाली सर ली, क्यों कि साल भर देख लूं। महंगी वाली 1 महीने के लिए ली सर, वो तो सर ज्यादा ही खराब निकली। तो सर एट द एंड सर उसमें सर इससे ज्यादा मैंने सर पेपर भी बहुत ज्यादा दिए, मतलब जितने लास्ट ईयर के पेपर थे और जो बचे हुए PYQs थे 2018 तक के, वो सब सॉल्व कर दिए, 2018 से पुराने भी। इस बार सर मेरी इंप्रूवमेंट हुई, क्योंकि 2022 में पेपर अच्छा आया, थोड़ा कठिन आया था, बायोलॉजी बहुत लेंदी आई थी सर। तो इस बार सर मेरा स्कोर आया 590। अच्छा। और इस बार सर मेरी रैंक आई थी 25,000 समथिंग। तो सर मुझे इजीली, मतलब कोई भी BDS उस समय मिल जा रहा था, उसमें 22,000 तक जाती थी कट ऑफ, 18 से 22,000 के बीच में जनरल की। तो सर मैंने सोचा कि नहीं मिला था, BDS मिल रहा था तुम्हें? यस सर, MBBS तो नहीं मिला था, BDS मिल रहा था सर, मैं इजीली ले सकता था। पर मैंने सोचा कि अब तो 470 से 590, ये तो जंप इतना बड़ा है, तो अब 590 से 710 हो जाएगा। तो इसी उम्मीद में सर मैंने फिर से एक बार वही गलती की जो पिछली बार दोहराई थी, फिर वही ऑनलाइन कोचिंग के चक्कर में पड़ा सर, और फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। और सर साल भर निकल गया, फिर वही सिलेबस पढ़ा, कुछ मैंने अपना पैटर्न चेंज नहीं किया, जैसे पहले पढ़ता था वैसे ही सेम पढ़ा, बस पढ़ता गया, रिवीजन किया, पर उससे सर प्रैक्टिस नहीं किया, गाइडेंस नहीं मिली कि ये चैप्टर पे ज़्यादा प्रेशर देना है, बस खुद से कर रहा था। और जो ऑनलाइन बता रहे थे उन लोग का तो बताना काम है, तो हम भी सर 100% पूरा भरोसा कर ले रहे थे। तो सर कुछ मैं समझ गया कि हर बात सारे टीचर का नहीं मानना चाहिए, कुछ थोड़ा उसमें भी डिसीजन होना चाहिए अपने को। तो सर उस साल मेरे से मार्क्स नहीं बढ़े, बल्कि मेरी रैंक घट गई सर। अच्छा। मेरे 596 आ गए सर 2023 में, और मेरी रैंक 31,100 हो गई। अच्छा। तो सर अब तो डर का माहौल कि रैंक अब तो घटनी चाहिए, तो और बढ़ते जा रही है, पीछे जा रही है। तो घर वाले कह रहे थे, मतलब अब देख लो तुम्हारे ऊपर है, वो कह रहे थे, बस उनके चेहरे पे था बेटा तुम कुछ भी ले लो, तुम यहाँ से जल्दी निकलो। 3 साल तुम लगा चुके, 3 साल तुम लगा चुके हो। दीदी मेरी 2020 में ही MBBS कर रही थी। अच्छा। तो एक और डर है कि उनका खत्म होने से पहले जल्दी घुसो, नहीं तो फिर बहुत भारी बेइज्जती हो जाएगी। और दोस्त सब तो बहुत स्पीड से निकले जा रहे हैं, सब सेकंड ईयर में चले गए, किसी का 3rd ईयर शुरू होने वाला है, वो फ़ोन करते हैं भाई अब तक क्या हुआ, नहीं हुआ क्या तुम्हारा। तो मैं सोचा कुछ तो ले लूँ, एटलीस्ट कुछ कहने के लिए होगा ना, भाई चलो 2 नंबर से रुक गया तो BDS ले लिया। तो सर मैंने देखा, पहले सर मैंने ऑल इंडिया से मुझे BHU BDS मिल गया। BHU BDS मिल गया? यस सर। तो पहले ही मिल गया, पहले ही अटेम्प्ट, पहले ही काउंसलिंग में, फर्स्ट राउंड में ही। तो सर उसमें क्योंकि मेरा घर बनारस में ही है, तो सर वहाँ 3 लाख रुपए बॉन्ड थे। अच्छा। BHU BDS लें या आप BMS लें, तो ये सब मुझे पता थी सर। तो अब मेरे पास ऑप्शन था कि मैं कुछ और भी देश का ट्राई करूं। तो सर बाकी सब काफ़ी दूर थे, अगरतला में थे, सिक्किम साइड में थे। तो मैं सोचा उतना दूर जाने से अच्छा है एक पटना है जहाँ 0 बॉन्ड फीस है। अच्छा। तो मैंने सोचा सर पटना में ले लेता हूँ। और सर वहाँ थोड़ा किस्मत मेरी टर्न ली, क्योंकि जब मैं यहाँ आया तो सर मैं किसी को नहीं जानता था। तो और तुमने PMC BDS लिया
लेकिन तैयारी करना था तुम्हें, हाँ इसलिए ऐसा कॉलेज तुमने पकड़ा जहाँ पर कि पैसे न लगे अगर तुम BDS छोड़ते हो। यस सर, क्योंकि एडमिशन फी भी यहाँ 100 रुपये थी, मेरे पास फी रिसिप्ट था, 100 रुपये फीस थी यहाँ की। अच्छा। और सर मैंने यहाँ आते पहले दिन ही सर्च किया सर कि बेस्ट कोचिंग ऑफ पटना। सर फर्स्ट में मुझे दिखाई दिया मेंटर्स। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मेरे एक भैया हैं जो जिनको हम लोग जानते हैं BHU से, प्रियांशु सुमन, तो वो यहीं से पढ़ के BHU में गए थे। हमारे कंकड़ाबाद सेंटर का था। यस सर, और वो अभी ऑर्थो सर्जन है। अच्छा, बिहार का बेस्ट रैंक है वो। यस सर, तो मुझे पता था सर कोचिंग के बारे में। तो सर मैं फ़ोन किया, मतलब उसमें जो ऑनलाइन नंबर था, मैम ने कहा कि तुम्हारे मार्क्स कितने हैं? मैंने बताया मैम 596 हैं। उन्होंने कहा कि एक हमारे यहाँ बैच है और हॉस्टल भी है, जहाँ अचीवर बैच, जहाँ आके आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ आपको फूडिंग, लॉजिंग, हर चीज़ अवेलेबल कराई जाएगी। तो सर ऐसा सिस्टम बनारस में भी था कि अगर 550 प्लस हैं आप तो आपको हॉस्टल मिलते हैं फ्री में। बस ऐसे चलो देखते हैं क्या सीन है। पर सर ये मैं बता रहा हूँ, ये 200 टाइम्स बेटर था। मतलब उसका खाना हो, रूम हो और बच्चे हों, क्योंकि जो एग्जामिनेशन पैटर्न था यहाँ का, कुछ बच्चों को स्पेशली लिया रहता था, और जो बैचेस उसके भी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं उनको हॉस्टल में रखा जाता था। तो सर मेरा तो था कि पढ़ना तो मुझे है, तो मुझे चाहिए अच्छा ग्रुप। तो उस ग्रुप के लिए सर मैंने तुरंत जाके एक रूम बुक करा लिया। और सर मुझे एक भी रुपए लगे नहीं मेरे। सिक्योरिटी मनी सिर्फ लगा होगा। हाँ, सिक्योरिटी मनी लगा था सर, वो भी उन्होंने कहा था वापस हो जाएगा आप जब निकलेंगे तो। उसके बाद सर रूम ले लिया मैं, और सर इतने अच्छे मुझे रूममेट्स मिले, मतलब सबके मार्क्स मेरी रेंज में, किसी के 604 नंबर हैं, 603 नंबर हैं, उसमें 605 नंबर कट ऑफ गई थी OBC की, जबकि EWS की कम गई थी उस बार। अच्छा। तो मेरे 2 नंबर से रुके थे, 598 थी लास्ट, मेरे 2 नंबर से रुके थे। 2 नंबर छूट गया तुम्हारा MBBS। ये सर पिछले बार छूटा था 5 नंबर से, इस बार 2 नंबर से। अच्छा। तो सर इस बार भी मैं आपसे शुरू में नहीं मिल पाया था सर। शुरू में सर मैं थोड़ा सा फिर वही था कि अब तो इतने नंबर आए ही हैं, एक बार चलो गलती हो गई, एक बार लक खराब हो गया, तो अब कुछ दिन खुद से करते हैं। फिर टेस्ट देना शुरू किया सर। जब मेरे नंबर गिरने लगे तब सर आपका फोन आया कि बेटा क्या दिक्कत हो रही है। तब सर मैं फिर आपके कांटेक्ट में आया सर। सर तो उसी समय सर चेंजिंग हुआ, क्योंकि सर मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि मैं डेंटल करूं या मैं अपना इसको कंटिन्यू करूं। फिर सर आपका सर एक कहानी मुझे याद आया सर, जो कि सर मैं कहानी मतलब पूरे देश के बच्चों को सुनाना चाहता हूँ, कि राम जी की वीर कथा, कि कैसे वो जीते थे। क्योंकि जब अंत में जो आपने बताया था सर कि राम जी युद्ध हारने लगे थे रावण के खिलाफ, क्या हुआ कि रावण अब अंतिम युद्ध जीत रहा है बार बार राम जी से, उनकी सेना भारी पड़ रही है राम जी के ऊपर। तो राम जी बड़े परेशान हुए, तो उनके पास जामवन जी आए, कहे आप क्यों परेशान हैं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप देवता हैं, फिर भी आप परेशान हैं। वो कहे नहीं, कुछ तो कारण है कि ये रावण मुझसे हमेशा जीत जा रहा है, जबकि उसने मेरे पत्नी को अगवा किया, वो अधर्मी है, वो पापी है, फिर भी ये मुझसे जीत रहा है। तो जामवन जी ने कहा कि आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है, सोचिए, विचार करिए। तो उन्होंने कहा कि माँ दुर्गा उनके साथ लड़ रही है, रावण के साथ स्वयं जगदम्बा लड़ रही है, इसी कारण से मैं हार रहा हूं। तो जामवन जी ने कहा कि जगदम्ब का जवाब जगदम्ब से दो हे राम। तो राम जी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं भी दुर्गा माँ का उपासना करूंगा। अगर वो ऐसा व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति, माँ उसके लिए लड़ सकती हैं, फिर मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, माँ मेरे लिए क्यों नहीं लड़ेंगी। और इसके बाद ही उन्होंने पूजा शुरू की दुर्गा माता की, जो नवरात्रि की होती है। तो दुर्गा माता को नील कमल बहुत पसंद थे, नीले कमल। तो नील कमल उन्होंने हनुमान जी से 108 मंगाए कि हर दिन 12 फूल चढ़ाने हैं और 9 दिन तक चढ़ाने हैं 108 फूल नवरात्र में। यस सर। तो हर दिन 12 फूल चढ़ाते थे, शुरू कर दिए, क्योंकि लक्ष्मण जी को सेनापति बना दिए कि आप उधर युद्ध लड़िए। और सर जब 9वां दिन आ गया तो माता ने कहा कुछ टेस्ट लेना भी जरूरी है इनका, जैसे हम लोग सर मॉक टेस्ट आप दिलवाते हैं हर हफ्ते, कैसा परफॉर्म कर रहा है, ऊपर ऊपर से तो नहीं बस दिखा रहा है, इसको मेरी मदद चाहिए भी कि नहीं चाहिए। तो सर उस समय राम जी से एक फूल माता ने चुरा लिया, जब 107वें नंबर से थे तो एक फूल माता ने चुरा लिया, उसको गायब कर दिया। अब राम जी हुए परेशान कि अब अगर पूजा बीच में छोड़ दी तो सर और माता गुस्सा हो जाएंगी, तब तो ऐसे ही रावण जीत रहा है और भारी हो जाएगा। उसके बाद उन्हें याद आया कि जो माँ कौशल्या हैं उन्हें बचपन में कमल नयन बुलाती थी, नीलकमल भी बुलाती थी। तो कहे कि हे जगदम्बा माता, आपको क्या लग रहा है कि आप एक कमल का पुष्प अगर ले जाएंगी तो मैं आपको चढ़ाऊंगा नहीं। मेरी कौशल्या माँ मेरे इन नील कमलों को नील कमल की तरह कहती थी, मेरे दोनों नयनों को। तो उन्होंने अपने तरकस से ब्रह्मास्त्र निकाला और पूरी पृथ्वी डोलने लगी, और ब्रह्मास्त्र को
अपने आंखों में धंसाने लगे, कहे हे माँ तुमने एक फूल निकाला है, मैं तुम्हें 2 फूल दान करता हूँ, और अपना आंख निकालने लगे। 107वें अटेम्प्ट के बाद हम लोग क्या करते हैं जनरली, गिव अप कर देते हैं कि अब तो इतना कर दिए हैं, अभी एक फूल के लिए क्या करना है, वही गिव अप नहीं करना है हमें। तो हुआ क्या, जब वो फूल समझ के अपने नैनों को निकालने लगे तो माता प्रकट हुई, और बाएं तरफ कार्तिक भगवान, दाएं तरफ गणेश भगवान, और मस्तक पर शिव जी, और उन्होंने हाथ पकड़ लिया, हस्त पकड़ लिया राम जी का, और कहा होगी जय, होगी जय, हो पुरुषोत्तम होगी जय, मतलब अब तुम्हारी ही विजय होगी। और अगले दिन क्या होती है, विजयदशमी। मतलब जीवन में हम लोग 107 अटेम्प्ट देते हैं और एक अंतिम अटेम्प्ट छोड़ देते हैं। तो एक असफल व्यक्ति और सफल व्यक्ति में बस एक और अंतिम अटेम्प्ट का फर्क होता है, जो सर मैं आपसे सीखा था। और सर वो दिन मुझे याद है सर, जब उसके अगली बार भी मेरा नहीं हो पाया था, जब मेरे 640 नंबर से 635 हो गए थे, और सर आपने फिर मैं छोड़ दिया था, फिर आपने बुलाया, पर्सनली बैठाया, कहा कि इस साल तुम्हारा पूरा हम देखेंगे। और जो आपकी ये कहानी थी सर, फिर मैं इसको मतलब अपने दिमाग में रख लिया, और मैं अपने छोटे भाई बहन सबको सुनाता हूँ कि एक अटेम्प्ट अंतिम देना है और जी जान से देना है। मतलब अगर राम जी भी सोचते कि मेरे अगर नयन चले जाएंगे तो हम युद्ध कैसे करेंगे, तो सर वो नहीं जीत पाते। मतलब अपना जी जान लगा देना है। और सर इस बार यही हुआ सर, आपने जितने पेपर बोले उतने पेपर मैंने दिए, जितने घंटे आपने बोले एफर्ट डालना है एफर्ट डाले। यहाँ तक कि सर आपने बोला कॉलेज भी मत छोड़ो, क्योंकि लक फैक्टर भी होता है एट द एंड। कॉलेज भी नहीं छोड़ा सर, और कॉलेज में भी सर टॉप किया, मैं बेस्ट रैंक आया था, उसमें भी सर मेरी डिस्टिंक्शन आई थी। तो सर जो आपका योगदान था सर, ये जो इस साल का था ना सर, मैं जर्नी छोड़ चुका था सर, और आप मेरे माता पिता भी नहीं जानते थे कि बार मैं एग्जाम दिया हूँ सर। वो तो एंड डे था सर, मैंने बताना पड़ गया कि अब सेंटर ले चलना है तो कैसे तो चलिए, चल सकते हैं तो चलिए। वो भी मैंने बोला चल सकते हैं तो चलिए। तो सर बस सर इतनी मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आदमी बता नहीं सकता है। वो तो मतलब बीच में कई दोस्त हैं, कई दोस्तों से किसी से दोस्ती बन रही है, किसी दोस्ती बिगड़ रही है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर। कभी पैसे की दिक्कत हो गई, कभी पैसे खत्म हो गए, क्योंकि थोड़ा खर्च करने की आदत थी सर। तो हर चीज में सर आप कुछ ना कुछ कहते थे, अच्छा ये कर लो वो कर लो, ऐसे उपाय बना लो। नहीं, सबसे अच्छी बात जो तुम्हारी है ना वो ये है कि तुमने पीएमसीएच में बीडीएस भी कर रहे थे। मुझे याद है तुम्हें 9 बजे निकलना, फिर 3 बजे वापस आना, और रिमेनिंग टाइम में तुम फोकस होते थे उसमें। कोशिश मेरी ये होती थी कि तुम्हें कितनी कोई दिक्कत ना, 9 बजे तुम्हें खाना मिल जाए, आने के बाद फिर से खाना मिल जाए। तो वो सब मैंने वहाँ के जो इंचार्ज उनको बता रखा था कि तुम्हारे स्पेशल कुक को सर अलग से टाइम भी दिया था कि इसको थोड़ा शाम में अगर लेट भी हो जाए तो कुछ खिला देना खाना। फूडी भी हो तो वैसे केस में तुम्हारा केयर रखना जरूरी था। और मुझे उम्मीद थी कि तुम टैलेंटेड तो हुई। जो बच्चा 90% प्लस ला रहा है 10th 12th में, NTSC जो कि अभी तो बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन उस समय का बेस्ट एग्जाम में मानता था उसे, KVPY, ठीक है, जिसमें तुम टॉप 5 में। तो टैलेंट तो तुम्हारे अंदर था, किसी न किसी वजह तुम डिले हो रहे थे। तो मुझे वो कॉन्फिडेंस था तुम्हारे पास्ट पे कि तुम फ्यूचर में अच्छा करोगे। और तुम्हारे मार्जिन भी तो कम थे, कभी 2 नंबर से छूट रहे हो, कभी 4 नंबर से छूट रहे हो। तो वो मार्जिन कम है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे टैलेंट में प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारी स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है। तो जो तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट था ये वाला, वो तुम्हारे स्ट्रैटेजी पे ही हम लोगों ने मिलकर काम किया, तुम्हारे टीचर्स ने, मैंने, और मेनली तो तुमने काम किया। और जो तुम एक दिन में 4-4 5-5 पेपर दे रहे थे नीट का, है ना, और कभी बायोलॉजी का ही बैठ के लगातार 10 पेपर दे रहे हो। तो वो मेन तुम्हारा जो ट्रेनिंग था ना, एंड वाला पार्ट, वो तुम्हें हेल्प किया, और इसी वजह से तुम्हारे इतने अच्छे रैंक आए। और मैं तुम्हारा स्कोर कार्ड अगर देखूं एक बार, जो बाकी बच्चों को बताना चाहूँगा, बार बार मेरा नज़र तुम्हारे फिजिक्स के परसेंटाइल पे ही जा रहा है। तो जो तुम्हारा फिजिक्स का पेपर टफ होते हुए भी इतना अच्छा तुम्हारा परसेंटाइल फिजिक्स में है, जो कि मुझे लग रहा है कि टॉप 500 बच्चों के भी परसेंटाइल फिजिक्स में ऐसे नहीं आया है। तो उसके लिए मैं तुम्हें पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, और बताओ कि इसका क्या राज, क्योंकि बच्चे जानना चाहते होंगे। थैंक यू सर। सर राज इसका सर यही है कि आपके ऊपर कॉन्फिडेंस था सर मेरा, क्योंकि सर मेरे जो क्लासमेट्स थे, जो मेरे कॉलेज में भी कुछ बच्चे तैयारी कर रहे थे, तो सर जब वो मेरे पेपर देखते थे, जैसे बैग में जो आपने पेपर दिए करने के लिए जो जेई के PYQs थे, तो वो हंसते थे मेरे ऊपर पहले, अरे भाई वो तो एक्स्ट्रा कराएंगे, सर की बात क्या सुन रहे हो तुम, अपना देखो, आजकल देखो कितने ऑनलाइन में हल्के हल्के कराते हैं। तो सर मैं उस समय बड़ा विचलित हो जाता था कि मैं इनकी बात सुनूं, सर की बात सुनूं। पर सर इस बार मैंने ठान लिया था कि सुनूंगा सर, तो एक बार आपकी बात पूरी तरह सुनूंगा, और सर उसका फल मिलता है सर। ये तो आप मेरे सामने सर वो रिजल्ट दिखाई दे रहा है। और जो आपने बोला था इम्पोर्टेंट कि जेई के PYQs करने हैं, और जेई के जो आपके मॉड्यूल्स हैं उसके भी कुछ क्वेश्चंस करने हैं, और जो टेस्ट करा रहे हैं अगर समय मिलता है तो उसको भी एक बार टच करना है।
तो हम लोग टच करते थे। मैंने इसलिए बोला था, बार बार बोलता भी, 2022 में तुम देखोगे जो क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो एरोडोव का ही क्वेश्चन है कि 2 चार्जेस को सस्पेंड किया हमने स्ट्रिंग से और चार्ज का लीकेज हो रहा है, उसे अप्रोच वेलोसिटी बताना, तो एरोडोव का क्वेश्चन है। तो अगर आ सकता है ऐसा क्वेश्चन नीट 2022 में, तो 25 में क्यों नहीं आ सकता? यस सर। और हमेशा बच्चों को मैं यही बोलता हूँ कि जो नीट का एग्जाम है या जेई मेन का है, जेई एडवांस का, ये सारे एग्जाम जो है वो उसके सिलेबस फिक्स्ड हैं, लेवल तो कोई फिक्स है नहीं, और चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल है। तो ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे, और बाकी बच्चे जो नहीं पढ़ रहे हैं, अगर वो नहीं कर पाए, तुम कर गए, तुम्हारा रैंक कितना सूट अप कर जाएगा? 5 एक एक क्वेश्चन पे तुम्हारे रैंक कितने सूट अप होते हैं? तो इसलिए मेरा एडवाइस होता है, तुम लोगों ने फॉलो किया और वो दिख रहा है तुम्हारे इस पेपर में। और क्वेश्चंस तो जो तुम्हें प्रैक्टिस कराई गई थी, कुछ बच्चे मुझे एग्जाम के बाद दिखाने भी आए थे, है ना, बुक्स लेके आए थे नीट की बुक से कि सर ये क्वेश्चन देखिए, आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला है वो तो एग्जैक्ट सर वैल्यू भी था। हाँ, तो ऐसे 7-8 क्वेश्चन तो उन्होंने दिखाए थे, और बोले सर और ऐसे बहुत है नोट्स वोट्स में। तो इससे तुमने अच्छा किया, तो वो अच्छी चीजें हैं। और हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे भी कि जो तुम्हारा फ्यूचर प्लान है। यस सर। जैसे पहले तुम MBBS ही करना चाहते थे, लोगों के दबाव में आके तुमने BDS ज्वाइन कर लिया, और थोड़ा जो तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह कॉलेज में जा रहे थे, तो उस चक्कर में लग रहा था कहीं ना कहीं पर एंगेज हो जाता हूँ, ताकि जवाब देने लायक हो जाऊँ। कहाँ आजकल तो ये ना बोलना पड़े कि मैं बैठ के मेंटर्स में पढ़ रहा हूँ या ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, तो मैं ये बताने के लिए हो कि कम से कम कुछ तो कर रहा हूँ। तो वो जो तुम्हारा था स्ट्रैटेजी, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जो ये टाइम रहा तुम्हारा, उसके बारे में थोड़ा बताओ मुझे, उस जर्नी के बारे में। सर वो टाइम तो सर थोड़ा कठिन था सर, क्योंकि कॉलेज भी जाना था, और सर अगर सपोर्ट आप लोग नहीं करते, मतलब 10 बजे से लेके 2 बजे तक जाना है, तो सुबह नाश्ता करा दिए, और ये नहीं सोच रहे हैं कि मतलब मेरे यहाँ रह रहा है और कॉलेज कर रहा है, मतलब इसको मैं खिला पिला रहा हूँ और कॉलेज कर रहा है। तो सर ये जनरली मतलब मैं धारणा देखा हूँ, बिहार और यूपी में कई लोग होते हैं कि जो सेल्फिश हो जाते हैं, जबकि हम लोग सबसे ज़्यादा हेल्पफुल भी होते हैं। और सर यहाँ सर आपका जो हेल्पफुल नेचर था, और एक बार रिक्वेस्ट करने पे आपने सर कर दिया था, मतलब उससे थोड़ा इजी हो गया। बाकी सर कठिनाई तो बहुत सारी थी सर, मतलब वो तो सर जैसे क्या होता है कि लड़के सर दुख बयान नहीं कर पाते हैं, उसको पी जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो जीवन वही है सर, दुख आदमी भूलते जाता है, आगे बढ़ते जाता है। और पता नहीं सर, मैं पहले से बहुत कठोर हो गया हूँ। अच्छा। बहुत कठोर हो गया हूँ सर, मतलब जल्दी मुझे रोना भी नहीं आता है सर। कभी कभी मतलब अब जैसे सर थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, अगर सोचता हूँ कि कैसे इस कठिनाई से मैं आगे निकला, कहाँ से चले और कहाँ पहुँच गए तुम। क्योंकि सर जर्नी शुरुआत किया था, मैं सोचा था 1 साल में निकल जाएगा, अगले साल भी नहीं निकला, अगले साल भी नहीं निकला, उसके अगले साल भी नहीं निकला। भले ही मैं कॉलेज ले लिया, मेरे नंबर ठीक आ रहे थे, पर जो मुझे चाहिए था सर वो नहीं मिल रहा था। और सर वो नहीं मिलने के पीछे सर मतलब मेरी गलती थी कुछ, तो सर फैक्टर बहुत सारे होते हैं, बहुत सर मतलब ऐसा नहीं, मेहनत बहुत किया था सर, उस बीच में भी बहुत मेहनत किया था। सारे दोस्त जो मुझसे, कुछ दोस्त जो कम भी मेहनत कर रहे थे, उनके एग्जाम में 656 नंबर आ गए, 660 नंबर आ गए, 670 नंबर आ गए, MBBS मिल गया, और MBBS अच्छा MBBS मिल गया। और क्योंकि सर उनको पता है कि मैं उनसे ज़्यादा वर्दी था, तो सर वो जिस नज़र से फिर देखते थे कि अच्छा तुम्हारा तो नहीं ना हुआ बाबू, तो सर वो फिर खटकती थी आंखें। तो सर फिर हम आंखें मिलाना बंद कर दिए, उन लोगों से दूर होने लगे, फोन उठाना बंद कर दिए लोगों के। आप तो सर देखे थे मेरा हाल, मैं कोई से बात भी नहीं कर रहा था। पर्सनली सर आपको आना पड़ गया एक बार मेरे कमरे में, थोड़ा चलो बाहर आओ, घूमो फिरो, कुछ ले गए थे सर आप खिलाने भी मुझे कैफे में। तो सर वो चीज़ मतलब एक डिप्रेशन का फेज होता नहीं, डिप्रेशन सर लड़कों में होता नहीं जनरली, हम लोग बना दिए एक डिप्रेशन होता है। लड़के थोड़ा अकेले हो जाते हैं सर, बहुत दुख में होते हैं, तो कुछ बोल नहीं पाते हैं। माँ बाप का फ़ोन आएगा सर, हाँ सब ठीक है, बस 2-4 मिनट ज़रा बात भी नहीं कर पाएंगे वो। तो समझिए वही है फेज लड़कों का जो है। और उस फेज में सर होता है ना कि एक नदी को पार कराने वाला, तो सर नदी को पार कराने के लिए सर एक बोट की सहायता होती है, और सर वो बोट मेरे जीवन में आप थे, मेरे पेरेंट्स थे जो कि बहुत सपोर्ट कर रहे थे। उसी तरह सर सबके जीवन में कोई ना कोई होता है सर। और वो सर आदमी क्या होता है कि उस बोट के ऊपर जब आदमी बैठा होता है तब उसकी इंपॉर्टेंस होती है, और जैसे उतरता है भूल जाता है। लोग टीचर्स को भी भूल जाते हैं कि अच्छा वो क्या किए थे, अच्छा पढ़ाई तो थे, टीचर का काम है पढ़ाना। और सर वो मुझे याद है सर कि मैं किस कंडीशन में था, कैसे आप हेल्प करते थे। नहीं, सर तुम लोगों की मेहनत रहती, और मैं तो देखता हूँ काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि मेंटर्स से पास करके बाहर हो गए। मतलब फर्स्ट बैच का बच्चा है तुम्हारे PMCS में, अकरम, वो अभी भी टच में रहता है। मुझे याद है कोविड के टाइम में, है ना, जब कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा था हमें, और मेरी वाइफ का तबीयत ख़राब हो गया था, हीमोग्लोबिन 7 से डाउन हो गया था, और कोई डॉक्टर छूने को तैयार नहीं था, उनको कोविड हो गया था, और वो बच्चा हमारे घर आया
और पूरा मेरी वाइफ का केयर उसने किया, मतलब वो उसके दिल से कर रहा था वो। और ये जो एक चीज़ें मिलती है ना एज अ टीचर, कि कोविड जैसे महामारी के समय में एक मेंटर से पढ़ा हुआ बच्चा है ना, उसके भी टॉप 500 रैंक थे, yes, और वो आके आपको हेल्प कर रहा है, तो वही एक टीचर के लिए गुरु दक्षिणा है yes, ना। और जिस तरह से तुमने मेहनत की, और मुझे लगता है कि आगे जाके बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे, yes, तो ये चीज़ें रहनी चाहिए दिल में। आपके लिए जो माता पिता कर रहे हैं, आपके लिए जो आपके स्कूल वाले कर रहे हैं, आपके शिक्षक कर रहे हैं, आपके जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे, मानो आप हॉस्टल में हो तो जो उसके जो स्टाफ होते हैं दिन भर लगे रहते हैं, मतलब सुबह से शाम आपको उठाना, आपको सर, ये खाना चीज मैं सोचता था सर बीच में, वो सुलाना, वहां तक का उनका ड्यूटी है। मैं तो देखता हूँ लोग हैरान आता उनके वर्क कल्चर को देख के, उनके डेडिकेशन को देख के। तो आपको सबको याद रखना है, और MBBS तो करना ही है, लेकिन जो एक्चुअल वाली MBBS करनी है, और जो आपके अंदर जो बिहेवियर होना चाहिए मुन्ना भाई MBBS वाली होनी चाहिए। सर, तो हमें अच्छे डॉक्टर बनने हैं, साथ में मुन्ना भाई MBBS भी बनना है, ताकि वो नेचर हो, ह्यूमैनिटी हो, ताकि आप लोगों की मदद करें, और जिसने भी आपके लिए अच्छा किया उसको आप कभी भूले नहीं लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एक चीज और मैं तुमसे पूछता हूँ कि आगे जाके क्या करना है तुम्हें, तो कौन सा डॉक्टर बनना, दिल के डॉक्टर बनना, दिमाग के डॉक्टर बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? सर अभी तो मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक सोचा नहीं हूँ, पर हाँ बचपन से सर जब मैं सोचता था, तो क्योंकि मुझे फैसिनेट करता था कि जैसे आज नीट हम लोग देते हैं तो एम्स दिल्ली क्यों टॉप पे है, क्योंकि टॉप 50 टॉप 100 वाले बच्चे उसे लेते हैं। अगर वही टॉप 100 बच्चे आज BHU लेने लगे तो वो टॉप हो जाएगा कॉलेज। तो सर उसी तरह पहले रेडियोलॉजी लोग लेते थे, नीट PG की जब रिजल्ट आती थी, INI-SET की रिजल्ट आती थी, तो मैं देखता था सर कि किसका टॉप कॉलेज कौन कहाँ ले रहा है। तो सर मैं देखा कि टॉप 2-3 वाले सब MD रेडियोलॉजी ले रहे हैं, तो सर मेरा हो गया कि अब मैं भी यही लूंगा। यस सर, तो अब डर्मा भी है पीछे, अब तो मतलब धीरे धीरे सर्जरी भी आगे आ रहा है, तो मुझे भी सर कि जो टॉप में होगा मुझे वही लेना है। तो रेडियोलॉजिस्ट तुम्हें बनना है? यस सर। रेडियोलॉजिस्ट वैसे बच्चे भी ज़्यादा बनते मैं देखता हूँ, जिनको है कि नहीं मैं रूटीन में काम करना चाहता हूँ, इमरजेंसी में ना दौड़ना पड़े, ठीक है, और परेशान ना होना पड़े। रात में फ़ोन आ गया कि हार्ट अटैक हो गया आप आइए, रात में आ गया कि नहीं ब्रेन हैमरेज हो गया आप आ जाइए न्यूरो वाले। तो रेडियोलॉजिस्ट का ये सब चक्कर कम होता है, और कोई अच्छे हॉस्पिटल में मल्टीपल रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, तो इमरजेंसी से बचना चाहते हो तुम, क्या ऐसा तो नहीं है कुछ? सर सब बता दिए सर आप अंततः वही है सर रीजन। अच्छा, नहीं रेडियोलॉजिस्ट अच्छा चीज़ है, और वो भी ऐसा नहीं है, उसमें तुम देखोगे कोई भी आजकल डायग्नोसिस बिना रेडियोलॉजिस्ट को तो हो नहीं रहा है। ये सर, क्योंकि सर आजकल बहुत ज़्यादा सर ऑन्कोलॉजी कैंसर में भी बढ़ रहे हैं चीज़ें, और मतलब हर चीज़ डिपेंडेंट अब बहुत ज़्यादा हो गया है। सर आपको मैं अपने कॉलेज हॉस्टल का सर एक बहुत फनी किस्सा बता रहा हूँ कि सर पहले तो सर एक सर आपका ऐसा दिल, सर कहना तो नहीं चाहिए सर, जो बच्चा भी थोड़ा दिक्कत में आता था आप कह रहे थे अच्छा चलो तुम फ्री पढ़ लो, तुम फ्री पढ़ लो, अच्छा तुम्हारा 1 लाख फीस है तुम 40,000 में पढ़ लो। और सर हम लोग को जो हॉस्टल मिला था उसका सर कमरा बहुत अच्छा था, और खाना सर मतलब शरीर देख के ही समझ सकते हैं बढ़िया मिलता था एकदम समझ सर। तो हम लोग बैठते थे, और अगर खाली समय हुआ सर तो हम लोग मिलाते थे कि सर मतलब बैलेंस कैसे कर रहे हैं, पूरा गणित लगाते थे सर। तो सर हर बार लॉस में निकलते थे, हम कहे जब लॉस में सर चल रहे हैं तो सब चल कैसे रहा है। तो ये सर आज आप गुत्थी सुलझाइए सर कि आप चला कैसे रहे हैं सर, कितने बच्चों को फीस माफ कर दे रहे हैं, हॉस्टल में इतने बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं, सर ये चल कैसे रहा है? तो सर आज तुम मेरा इंटरव्यू ले रहे हो है ना? सर नहीं, ये मुझे जानना था। तुम्हारी राज खोल दी रेडियोलॉजिस्ट वाली, तुम मेरे राज खोलना चाहते हो। मैं तुम्हें बताऊं, इसका कारण बताता हूँ। मैं ना खुद बहुत साधारण परिवार से हूँ, ठीक है। मुझे याद है जब मैं पढ़ाई करता था उस समय मेरे पिताजी से बहुत पढ़े लिखे थे, AA किया उन्होंने, लॉ किया हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो एजुकेशनल जो अचीवमेंट है ना, वो कभी कभी फाइनेंशियल अचीवमेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाती है ना, लक होता है, कुछ होता है। लेकिन उन्होंने मेहनत बहुत करी और हमें पढ़ाने के लिए जी जान लगा दिया, ज़मीन बेची, सब कुछ किया। लेकिन एक था दिमाग में कि नहीं, जो एजुकेशन है ना वो अफोर्डेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आप अनाप शनाप ले रहे हैं, 1 साल का कोर्स 2 लाख में पढ़ा रहे हैं। तो और बिहार जैसे जगह में अगर मैंने कोचिंग स्टार्ट करी है तो यहाँ मुझे पता है ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो निर्धन परिवार के हैं या मिडिल क्लास के हैं। तो मेंटस में मैंने शुरू से ही जो फीस रखा ना वो कम रखा है ना, और जो बच्चे कमज़ोर वर्ग से होते हैं उनको तो मैं बहुत मदद करने की कोशिश करता हूँ जितना मेरे में क्षमता है। और भगवान की कृपा से उतनी अर्निंग हो जाती है कि हम बच्चों को फ्री एजुकेशन दे पाए, फ्री लॉजिंग दे पाए, फ्री फूडिंग। जैसे तुम्हारे ही मार्क्स 597, तुम्हें फ्री रहना खाना पढ़ना सब हो गया होगा। और तुम सोचो कि अगर वो तुम्हारे साथ नहीं होता ना तो शायद तुम फिर से
MBBS करने को उतना हिम्मत नहीं जुटा पाते। यस सर, क्योंकि एक प्रेशर था ना, 3 साल तुम्हारे हो गए हैं। यस सर। माँ बाप फिर कितना भी सपोर्ट उनके दिमाग में तो होता है कि 3 साल लगा दिया, पता नहीं इसका क्या होगा और कितना इन्वेस्ट करें। फिर तुम्हें भी लगता है कि शर्म आती है कि कितना पापा मम्मी से पैसा लेंगे, बार बार कोचिंग कर रहे हैं, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन। तो ये चीज़ें जो है ना, उससे तुम बाहर निकले और तुम्हारे लिए भी हेल्प हो गया। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कुछ नहीं कि मैं लॉस कर रहा हूँ, है ना, लेकिन ये है कि लोगों की मदद कर पाता हूँ। ये चीज़ है, ये क्योंकि सर आप टीचर भी सर 24/7 रखते थे, और टीचर भी सर वही मेन मतलब जो भी मैंने टीचर देखे आपके यहाँ, वो केमिस्ट्री हो, बायो हो, फिजिक्स हो, सब टॉप नॉच। बिल्कुल। और क्योंकि सर मैं घूम चुका हूँ, भी चला गया कभी, तो सर मैं देखा वहाँ फीस कितनी है, तो सर 3,32,000 2 साल की, और 100% अगर स्कॉलरशिप कर रहे हैं वो, तो भी 1,80,000 फीस बनती है उनकी। तो पता नहीं कैसी 100% स्कॉलरशिप है। तो 1,80,000 भी सर एक मतलब जो बिहार के लिए, जहाँ का सर अगर आप पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो 80,000 रुपये मैक्सिमम है साल भर की एक व्यक्ति की। तो वो खुद खाए या बच्चे को पढ़ाए, वो भी कंपटीशन वाले एरिया में, तो सर वो चीज़ तो सर आपका सर बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, तो इस चीज़ को तुम्हें सीखना है सर। जब तुम रेडियोलॉजिस्ट बनो, कोई डॉक्टर बनो, तो सेवा में पैसे जाने चाहिए हमारे। जो हम कमा रहे उसका कुछ पार्ट हमें गरीबों को हेल्प करना चाहिए, और ये हम लोग करते रहेंगे। और ये तो मेरा हर बच्चों से होता है कि नहीं, हम लोग ऐसा करेंगे। एक चीज़ और भी डिस्कस करेंगे, जैसे तुम्हारी जर्नी जो है 2021 का अटेम्प्ट सेल्फ स्टडीज दिया तुमने, 22-23 का अटेम्प्ट तुमने ऑनलाइन पढ़ के दिया। यस सर। तो तुम्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस फील हुआ? सर ऑनलाइन में क्या होता है ना सर, कि हम लोग अपने मन के हो जाते हैं, कि हमें लगता है कि हम 2x में देख लेंगे, तो अगर आज 3 लेक्चर हैं तो 2-2 घंटे के हैं तो 3 घंटे में हो जाएंगे। और हम बैठ गए 3 घंटे, और सर ऐसा होता है कि पूरा दिन बीत गया, अगला दिन बीत गया, वो 3 लेक्चर नहीं खत्म हो पाए 2x में देखने के बावजूद भी। तो सर ऑनलाइन में है। ऑफलाइन में सर क्या है कि एक रूटीन बनी रहती है, और ऑनलाइन में और क्या समस्या है सर कि टेस्ट आप दे नहीं दे, मतलब पर्सनल गाइडेंस से लेके आपको कितने देर तक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आप जब खुद डिसाइड करने लगते हैं, तो एक होता है ना सर कि मन, कि आपने सर एक बात कही थी, मुझे अभी भी याद है सर, कि जो आपको सही लगता है और जो मन करता है और जो आपके लिए सही है, उसमें आपको क्या डिसाइड करना है। जो सही है वो करते जाइए, और जो मन कर रहा है उसको छोड़ते जाइए, तो सही होते जाएगा आपके जीवन में। तो सर ऑनलाइन क्या है, मन वाला है सर, कि हमारा मन करता है तो पढ़ लिए, हमारा मन करता है तो नहीं पढ़े, आज फिजिक्स उठा लिए, आज केमिस्ट्री उठा लिए, और इस चक्कर में सर जब हमारा टेस्ट आता है तो पता चलता है कुछ नहीं पढ़े हैं, अच्छे से कुछ नहीं हो पाया है, कॉन्फिडेंस भी जीरो हो जाता है सर, और सेल्फ कॉन्फिडेंस तो और जीरो हो जाता है सर। लगता है कि अब अच्छा ये टेस्ट छोड़ दे रहे हैं, अगले टेस्ट में पढ़ेंगे, और वो साइकिल रिपीट करती जाती है। और सर हम लोग कहने मतलब वीडियो लाइब्रेरी बन रहा है। यस सर। DUP और स्टडी मटेरियल का एक तुम्हारा डिजिटल लाइब्रेरी क्रिएट हो गया। यस सर। और वो अपनी मर्जी से वो सब पेंडिंग होता जा रहा है, एकदम एब्सोल्युटली टाइम में फिर फंस गए वन शॉट और इन सब के चक्कर में, जिससे कोई खास फायदा नहीं होता। तो सर इस बार सर वो रिजल्ट में दिखाई दे रहा है सर। जो बच्चे ये सोचते थे कि लास्ट मंथ में हम वन शॉट कर लेंगे, ये सब कर लेंगे, सर आज उनके मार्क्स 300 भी नहीं पहुंच रहे हैं। मेरे वैसे कई दोस्त हैं सर जो पिछले बार 550 प्लस स्कोर कर रहे थे, आज वो सर 320 330 मैक्सिमम पे पेपर ट्रिकी था ना थोड़ा। यस सर। था बायोलॉजी तुम्हारा, केमिस्ट्री ट्रिकी था, फिजिक्स तो टफ था एक तरह से, जेई मेन के लेवल का था, कुछ क्वेश्चन जेई एडवांस के सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन जेई एडवांस के पेपर में भी आ सकता है, जो कि सर मेरा सही हो गया था सर, उसमें मैंने डायमेंशनल एनालिसिस लगा दिया था। बहुत बढ़िया। तो सर ये सब तो मतलब कुछ, अब सर उसमें मेरा गलत क्या हो रहा है सर, मेरा माइक्रोस्कोप वाला गलत हो गया सर। अच्छा। जो क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ 1+d/f करके फॉर्मूला लगा रहा था, और वहाँ डायरेक्ट d/f लगाना था, तो सर गलत हो गया। अब जो गलत होना था सर, जो सही में मतलब हर एक टेस्ट में सही किया था, वो वहाँ गलत कर दिया। तो प्रेशर भी होता है सर, थोड़ा प्रेशर तो हो गया था समय का, कि फॉर्मूलाज आते हुए भी सही से लिख नहीं पा रहा था पेपर में। मैं तुम्हें एक्चुअली बताना चाहूँगा, जो तुम ऑनलाइन में जो एक्सपीरियंस किए हो, यस सर, ये मैं बहुत दिन से लोगों को कन्वे कर रहा हूँ। और जो मेंटर्स का ऑनलाइन प्रोग्राम है, वो मैंने कोविड में स्टार्ट किया था और अभी भी चल रहा है हमारे टॉप बैचेस में। उसमें क्या होता है ना, हम लोग बच्चों को ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं वो 2 वे इंटरेक्शन है। ये नहीं कि आप चैट वैट से करें, हर स्मॉल बैच साइज रख रहे हैं हम लोग। और उसमें क्या होता है, बच्चे को कैमरा ऑन करके ही पढ़ाई करनी है। अगर एक बार आप आए, कैमरा ऑन रखना है। आप टीचर से बात कर सकते हैं, हमने उसमें वो सिस्टम रखा है, जैसे व्हाट्सएप वीडियो कॉल हो वैसे वीडियो कॉल हो जाता है। तो उसमें बच्चा देख सकता है एक टीचर को, टीचर बच्चे को देख सकते हैं स्क्रीन पे, और बात कर सकते हैं आपस में, रोक के तुम बोल सकते सर ये नहीं समझ में आया। तो वो हमने 2 वे इंटरेक्शन रखा है। फिर चूंकि बच्चों का स्क्रीन ऑन होता है, तो हम बच्चों का ऑफलाइन क्लास की तरह अटेंडेंस भी करते हैं। जो बच्चा एब्सेंट होता है उसको हम अटेंडेंस, जो उसका एब्सेंट हुआ उसको हम कॉल भी कराते हैं।
तो हमने जो ऑनलाइन सुविधा दी है वो हम वैसी ऑनलाइन सुविधा नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं 2 वे इंटरेक्शन। प्रॉपर उनका स्क्रीन ऑन करके पढ़ाई करनी है, प्रॉपर उनका अटेंडेंस मार्क होता है, हमारे ऑफलाइन रजिस्टर पे मार्क होता है। इसके बाद तुम देखोगे उसका टेस्ट होता है, वो भी ऑनलाइन जो कहते हैं प्रॉक्टर्ड होता है, मतलब अगर वो चोरी कर रहा है तो हम डिटेक्ट कर लेंगे, उसका ब्लॉक हो जाएगा उसी समय। तो ऐसे ऑनलाइन की सुविधा हम लोग, और अभी तो टॉप बैचेस से स्टार्ट किया हमने, लेकिन इस साल हम लोग वो ऑनलाइन सुविधा सारे बच्चों के लिए कर रहे हैं। और चूंकि बिहार के बच्चे जो तुम देखोगे, कभी कभी बच्चा यहाँ बिहार में पढ़ा 10th तक, वो ट्रांसफर चला गया उड़ीसा या वेस्ट बंगाल, वो बच्चे हमसे जुड़े रहते हैं। और अभी रिजल्ट आया उसमें कुछ बच्चे हमने ऑनलाइन के भी हमारे बच्चे आए जो कि हमारे टॉप बैचेस में थे और उस तरह से पढ़ते थे। बिहार का एक बच्चा था, वो बाद में ट्रांसफर उसके पिताजी का हो गया, तो फिर वो ऑनलाइन ही कंटिन्यू किया, क्योंकि ऑलरेडी 10th तक हमारे यहाँ कर चुका था ऑनलाइन, क्योंकि लैंग्वेज का भी बैरियर हो जाता है वहाँ पे। हाँ, तो ऑनलाइन का एक सही तरीका इंपॉर्टेंट है आने वाले दिनों में, और उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। और अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हम लोग उसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं, ताकि बच्चों की वीकनेस के हिसाब से, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से हम उनको क्या लेक्चर ऑफर करें, ये सब पे भी काम कर रहे हैं। तो इस पे भी काम करने की ज़रूरत है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी जो हम लोग कर रहे हैं उस तरह का कुछ करेंगे तो बच्चों को ऑनलाइन में भी फ़ायदा हो सकता है। एक चीज़ और हम डिस्कस करेंगे, तुमसे बात हो रही थी सामने, तुम बता रहे थे सर कि जो नीट का पेपर था वो जब दे के निकले तो लगा पिछले साल से भी कम नंबर आएगा। और तुम्हारा सेंटर पड़ा था प्रयागराज, तो तुमने शायद पेपर को जाकर त्रिवेणी में बहा दिए, तो वो वाली स्टोरी बताओ जरा। सर जैसे मेरे पिताजी हैं सर, थोड़ा सा मतलब खुश मिजाज आदमी है, उनको नहीं पसंद है कोई मुंह फुला के आया ऐसा कुछ। तो हुआ क्या सर, मैं पेपर देने गया, और किस्मत की बात यह है सर कि मैं और मेरे पिताजी नीचे से देख रहे थे हम लोग, और सर वहाँ एक गुरुद्वारा है जिसके ऊपर विमेंस कॉलेज है, तो सर उसमें मेरा पड़ा था सेंटर, और कोई नहीं जानता था, मतलब मैं किसी को नहीं पता था मैं एग्जाम दे रहा हूँ, माता पिता बस जानते थे, वो भी 1-2 दिन पहले बताया था। अच्छा, तुम्हें वही भय था कि 3-4 बार नहीं हुआ? हाँ, बस सर, बस उसी के चलते। तो सर जब हम और पिताजी, वो मेरे को पानी का बोतल खरीद के दे रहे थे, पान की दुकान थी सामने, और पान भी खिलाया, कहे गुड लक होता है क्योंकि सर बनारसी हैं तो जान ही रहे हैं, पान खाना भी जरूरी है। सर उसके बाद हम और वो ऊपर देख रहे थे, तो एक सबसे 3rd फ्लोर पे ऊपर एक कमरा था जिसकी खिड़की बहुत बड़ी थी, जिसमें खिड़की में कुछ दरवाजा नहीं, वो नहीं था। तो सर उसमें सीधे धूप जा रही थी, तो मेरा सर रूम नंबर था 10 और 24 तक था, 10 to 24 रूम थे लिस्टेड। तो मैं तो पहले खुश था कि 10 मेरा है, जैसे रोल नंबर लिखा होता है वहाँ पे, तो मुझसे 10 से स्टार्टिंग होगी, 24 तक ऊपर जाएगा, तो मेरा तो ग्राउंड फ्लोर में मिल जाएगा, तो मेरा रूम ठंडा रहेगा, गर्मी का समय है। और हम लोग हंस रहे थे, तो इसलिए कह रहा था दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए, खुद पे पड़ जाती है। सर बाई चांस, लक तो नहीं कहूंगा सर, बैड लक कहूंगा वो सीट, वो पर्टिकुलर सीट जहां सर वो खिड़की खुला हुआ था, नीचे पौ पौ आवाज आ रही थी एकदम लगातार, वो मुझे मिली सर। और मतलब कि इतना तकलीफ हुआ सर, जैसे मैं पानी लेके गया था एकदम ठंडा, उसको रखा, 5 मिनट बाद सर वो एकदम उसका ठंडाई खत्म हो गया, गर्म हो गया सर, पीने में भी मुश्किल। और ग्लूकोज लेके आ रहा सर, ग्लूकोज भी खराब हो गई उसी में। और उसके बाद हमारे क्लास में टीचर भी, मैम लोग पढ़ गई, थोड़ा मैम लोग, ऐसे कहना नहीं चाहिए, थोड़ा फेमिनिज्म वाला हूँ मैं, कह देता हूँ कि थोड़ा स्लो उन लोग पेपर भी बांट रही थी। तो सर उस दिन मेरा हर तरफ से बैड लक शुरू हो गया, और पेपर भी थोड़ा डिफिकल्ट आया। पेपर भी डिफिकल्ट आ गया, पर मैं खुश था, किसी को बताया नहीं, कुछ नहीं भी होगा अगर तो चुप पतली गली से निकल जाऊंगा। किसी को पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है, कोई एग्जाम दे रहा हूँ, कोई पूछेगा नहीं रिजल्ट, तो रिजल्ट फियर ही नहीं था मेरे अंदर कहें सर। तो अब जब मैं नीचे आया सर, पहले तो पेपर का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको सर। बायोलॉजी मैंने खोला, बायोलॉजी मेरे से बन गया सर, ऐसा नहीं मतलब कि बहुत टफ था, क्योंकि सर आपने जो बताया था, जितने पेपर करा दिए थे सर, तो उस हिसाब से फिर भी मुझे ठीक लग रहा था। मुझे बस समय की थोड़ी कमी हुई फिजिक्स में, और सर वो भी मतलब कोप अप हो गया। अगर मेरे 100 नंबर कटे सर, तो उसमें फिजिक्स में कटे 50-60 नंबर, 20-20 नंबर ऐसे करे कटे, मतलब एवरेज सब में मैंने निकाल लिया था ठीक ठाक, और कम समय में निकाला था, क्योंकि जैसे बताया मेरे में मैम थी, वो मैम को समझ में भी नहीं आ रहा था कैसे पेपर खोलना है, वो नहीं थी, कन्फ्यूजन में थी। तो उसका मैंने कहा अच्छा नीचे वाहिगुरु हैं, तो वाहिगुरु का कृपा है, तो इस बार आज पार होना ही होना है। खुशी खुशी में सर मैं कर दिया पेपर, और कई ओएमआर सर मैं ऐसा था कि हल्का हल्का भरा था, और जब पेपर लेके निकला तो मुझे ये डर नहीं लगा था मेरा कितना गलत हुआ, मुझे लगा सर आधा भरा हूँ, नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और सर ये डर मुझे आज तक था सर, अच्छा, जब तक रिजल्ट नहीं आया मेरा। अब सर नीचे उतरा तो सर पिताजी मेरे खड़े हैं, दूर से मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुरा रहे हैं तो मैं भी इधर से मुस्कुरा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। अब मेरी मुस्कुराहट उनके पास पहुँचते पहुँचते बहुत कम हो गई, तो वो समझ गए कि बेटा फिर से तुम लग रहा है चक्कर में फंस गई इस बार। हाँ, अब क्या था सर, वो
अभी कुछ दिन पहले महाकुंभ भी हुआ था इस साल, तो हम लोग गए भी थे एक बार, आप ही गए थे एक बार, हुआ माता पिता के साथ, क्योंकि हम बताए नहीं थे, आप ही को पता था एग्जाम देने वाला हूँ, तो आप कहे कि शक ना हो इसीलिए एक बार घूमते फिरते भी रहो। सर तो बगल में ही सर घाट था, त्रिवेणी घाट, तो वो कहे अच्छा चलो घूम के आते हैं, और माता जी को बैठा थे गाड़ी में, रबड़ी ले लिए खाने के लिए, और रबड़ी हम दोनों लोग खाते हुए गए, और बोले पेपर दो जरा देखूं कैसा है, और बस बगल में सर वहीं प्रवाह कर दिए, कहे बस गया, टेंशन गया, तुमको जोड़ना ही नहीं कितना नंबर आया है, अच्छा अब जो होगा सो होगा, और नहीं होगा तो यू कैन कंटिन्यू, जो तुम कंटिन्यू कर रहे हो, अगर बहुत समस्या है तो बोलो इतना है तुमको एमबीबीएस में करा सकता हूँ। अब सर क्या था कि मेहनत किया था मैंने बहुत बार से, तो एक कह सकता था मैं कि हाँ अच्छा करा दीजिए, मन सर राजी नहीं करता था कभी भी, क्योंकि सर कर सकता था मैं, इतना कैपेबिलिटी थी कि मैं एमबीबीएस प्राइवेट कर सकता था, मेरी दीदी प्राइवेट कर रही थी, मैं कर सकता था, पर सर लगता था कि नहीं मैं अचीव कर सकता हूँ, और अचीव करने के लिए सर जो आप लोग कॉन्फिडेंस देते थे कि नहीं बेटा तुम कर लोगे, और सर मुझे भी लगता था पेपर सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे नंबर आ रहे हैं, मेरे 700 एवरेज आते थे सर हर टेस्ट में, तो पेपर तो चला गया सर, और आपका कॉल आया थोड़ी देर बाद, आपने कहा पेपर बहुत कठिन आया है, तो मैं तो सर तसल्ली मिली होगी, तसल्ली सर मैं पहले 10 मिनट चाय पिया सब बढ़िया आराम से, मैं कहा अच्छा पेपर मेरा कठिन गया है, और सर अगर मुझे बताने कठिन है तो मुझे सर पक्का दिलासा दे रहे होंगे, पहले मैं डरा सर कि दिलासा देने के लिए कहीं कुछ गलत कदम न उठा दूं, इस चक्कर में तो आप नहीं मुझे समझा रहे हैं। पर सर जब आप दोबारा फोन किए कि कोचिंग से कुछ बच्चे ही हैं जिनका बहुत अच्छा नंबर आ रहा है 650 की रेंज में, तो मुझे लगा कि अच्छा 650 में मैक्सिमम वाले जा रहे हैं, तो अगर मेरा 600 भी आता है तो हो जाएगा इस बार। उसके बाद सर हम लोग आंसर की जब मिलाए तो सर उस समय तो मेरे 590 आ रहे थे, तो आपने सर कहा अच्छा जाओ बेटा तुम्हारा हो गया, एमबीबीएस तो हो गया, एमबीबीएस तो हो गया। और सर आपका वो कहा हुआ बात, सर ये कहते हैं कि सर कई बार जिभ्या पे सर सरस्वती विराजमान होती है, ये बात को सर मैं सत्य मानता हूँ। मैं भी कई दिनों से कहता था कि मेरा बीएचयू मिल जाएगा या बहुत अच्छा एम्स मिल जाएगा, बीएचयू तुम्हें मिल जाएगा आराम से, तो सर वो भी मुझे मिल जाएगा। और सर इसमें सर मेरे माता पिता, बड़े पापा बड़ी मम्मी, हाँ ये बताओ पापा मम्मी का क्या सपोर्ट रहा है इस पूरे 5 साल की जर्नी में? पापा मम्मी का है सर कि तुम्हें जो करना है, मतलब हम लोग तुम्हारे लिए खड़े हैं हर एक सिचुएशन में, अगर तुम्हें चाहिए कि तुम हॉस्टल लेके रहो, तुम्हें मेंटर्स में रहना है, तुम्हें कहीं भी रहना है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं ऑलवेज। मतलब वो पूछते भी नहीं कि तुम तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं उन्होंने आज तक नहीं पूछे। नहीं मुझे लगता है जैसे एक जो कॉमन चीज़ें दिखती है मुझे कि काफ़ी केस में बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं उनको ड्रॉप लेना है, यस सर, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने तैयारी की है, कुछ Yes, गलती उसको एहसास हो जाता है एग्जाम के टाइम में, वो चाहते हैं ड्रॉप लेके हम कर लेंगे, चाहे वो जेई एडवांस हो, आईआईटी में जाने की बात हो, या जो तुम्हारा ही सपना था कि नहीं मुझे एम्स या बीएचयू में जाना है, तो तुम्हें दिख रहा है कि नहीं थोड़ी सी गलती मैं सुधार लूंगा, लेकिन पेरेंट्स को नहीं समझ में आता, वो उनको लगता है 3 साल हो गया 4 साल हो गया, तो वो सपोर्ट नहीं करते। यस सर, तो तुम्हारे पेरेंट्स कम से कम तुम्हें सपोर्ट करे तो बहुत बड़ी बात है, तुम्हारी अचीवमेंट का श्रेय उनको बहुत ज़्यादा जाता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो 5 अटेम्प्ट तुम्हारा वेट कर रहे हैं। यस सर। तो तुम्हारे इस जर्नी से मैं पेरेंट्स को भी कन्वे करना चाहूँगा कि अगर बच्चा आपका कॉन्फिडेंट है, उसे लग रहा है कि नहीं ड्रॉप करने से वो रैंक इंप्रूव कर सकता है और उसके जो ड्रीम कॉलेज हैं वहाँ तक वो पहुँच सकता है, तो वैसे केस में आपको सपोर्ट करना चाहिए, अपने बच्चे पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, और शायद जो 1 साल का इन्वेस्टमेंट है वो आगे की लाइफ में उसके लिए बहुत बड़ा हो जाए। जो स्ट्रगल 1 साल का बढ़ेगा हो सकता है आने वाली लाइफ को इतना आसान बना दे कि वो 1 साल का इन्वेस्टमेंट आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, अगर वो चाहते ही नहीं वो एक बार और अटेम्प्ट करना चाहें। और तुम जो बच्चे मान लो इस बार पेपर टफ आ गया, यस सर, अनप्रिडिक्टेबल मैं बोलूँगा, टफ तो नहीं बोलूँगा इसको, तो वैसे केस में जो बच्चे 3rd अटेम्प्ट में हो या 2nd अटेम्प्ट में हो, उनको तुम क्या बोलना चाहोगे? एक बार मैं चाहूँगा तुम बच्चों को बताओ कि क्या करना चाहिए उसको। सर मैं स्टोरी तुमने अच्छे से समझा दी, बच्चे ने समझ भी किया, बस मैं वही कहूँगा सर, उसको तुम अगर शॉर्ट में बोलना चाहो तो क्या बोलना चाहोगे कि क्या करना है बच्चों को? सर मैं बस यही कहना चाहूँगा जो आपने मुझे सिखाया था कि एक अंतिम प्रयास, एक असफल व्यक्ति और सफल व्यक्ति में एक अंतिम प्रयास का फर्क होता है। एक अंतिम प्रयास करें और इस तरह से करें कि नहीं लगे कि अब इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता था, अगर करना भी था जीवन में तो अब इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता था। वो अथक प्रयास कि आप 12 बजे रात में उठ रहे हैं और सुबह 10 बजे तक लगातार 5 पेपर दे दिए, और उसके बाद वो 5 पेपर आप सर के साथ बैठ के मिला रहे हैं। बिल्कुल। और सर मतलब मैं सर क्या बताऊँ सर, जैसे मैं इमोशनल हूँ सर, आंखों से मेरे आंसू जल्दी नहीं निकलेंगे, पर वो समय मुझे याद है सर जब मैं 5 पेपर दे के आ रहा था, मैं आपको मैसेज करता था सर 1000 क्वेश्चन डन, तो सर आप कह रहे थे अच्छा 200 और कर लो, तो सर लगता था कि मतलब सर मतलब जान ले लेंगे, क्या करना चाह रहे हैं। वो आज समझ में आता है सर कि उसका इंपॉर्टेंस क्या था सर।
और मुझे तो पता था सर कि आपका जो एक्सपीरियंस है, आज तो सर आज नए हैं नहीं, कई सालों से पढ़ा रहे हैं, मतलब मेरे सीनियर्स के सीनियर्स को भी पढ़ाए हैं, तो सर मैं पूरे कॉन्फिडेंस में था कि इस बार अगर मैंने आपका बात मान लिया, क्योंकि पिछले बार सर थोड़ा कमी था मुझ में, मैं सर थोड़ा सा आउट ऑफ द लीग जाके अपने से कर रहा था, ये पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, यहाँ से पढ़ लूँ। इस बार सर मैंने पूरा डेडिकेट किया था। आपने जितना बताया कि अच्छा ये पर्टिकुलर चीज़ अगर तुम्हें यहाँ से करनी है तो तुम कर सकते हो, तो उस हिसाब से मैंने किया। और बाकी तो सर जितना था सर सब बता दिया मैंने। टोटल तैयारी सर यही है कि करना है तो जी जान से करना है। एक बार जो मेरी गलती हुई कि मैं 99% देके 1% रुक जाता था, 1% वो नहीं देता था, वो 1% भी देना है सर। और तुम्हारा वो काम आया कि जो लास्ट में जो हमने तुम्हें प्रैक्टिस कराया है ना, यस सर, कि ये मैं हर बैच को बोलता हूँ 3 घंटे का तुम्हारा पेपर है, और तुम अगर प्रिपेयर्ड हो चुके हो तो वैसे केस उस पेपर को तुम्हें 2 घंटे में करने की कोशिश करनी है, ताकि तुम्हें 3 घंटा बहुत ज्यादा लगे। क्योंकि जनरली तुम देखो ना बच्चों के सर टाइम मैनेज नहीं हुआ, आता था फिर भी नहीं कर पाए, तो वो फोबिया तभी निकले जबकि आप 3 घंटे पर 2 घंटे में करना स्टार्ट करें। जैसे तुम्हें एक दिन में तुम्हें मान लो 5 पेपर करने मैंने दिया, तो 5 पेपर करने का मतलब तुम 10 घंटे किए उसको, क्योंकि वो 15 घंटे में होने थे। यस सर, तो वो तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है, और टफ पेपर होने पे भी तुम ब्रेक डाउन नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग का जो हॉस्टल था सर, अगर मैं सच बताऊं सर, मैं कोटा भी एक बार 11th में गया था 1 हफ्ते के लिए। क्या हुआ, 1 हफ्ते के लिए मैं गया सर, जब क्योंकि दीदी मेरी गई हुई थी उस समय, तो मुझे लगा अच्छा मैं भी होके आता हूँ एक बार, पर सर वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो वो तो मैं सर्वाइव नहीं कर सकता था, तो मैं तो भाग आया सर 1 हफ्ते में। अब सर इसलिए मुझे डांटते भी थे कि पढ़ ले, फोन क्यों चला रहा है, इस बार नहीं गड़बड़ाना चाहिए। तो सर वो मैंने तुम्हारा फोन सीज कर लिया था, और साथ में वो भी था कि जो तुम बता रहे हो कि अगर 3 घंटे का पेपर है तो आपको 4 घंटे बैठने की हैबिट होनी चाहिए। यस सर, 3 घंटे में दिमाग ना आदमी का उड़ जाता है, और तुम फिजिकली तो वहाँ प्रेजेंट होते हो लेकिन मेंटली कहीं और होते हो, तो वो 4 घंटे वाली प्रैक्टिस तुम्हारी बहुत। और सर वो जो आपने बोला था कि 2 पेपर फिजिक्स का एक, मतलब 50 क्वेश्चन फिजिक्स के एक पेपर के और 100 फिजिक्स का एक बार में करना है, तो सर उससे क्या हुआ ना कि मतलब 1.5-2 घंटे में 100 क्वेश्चन फिजिक्स करने की आदत हो गई, तो फिजिक्स इससे बहुत स्ट्रांग हो गया सर। और बायो तो जरूरी नहीं होता कि हर पेपर का बायोलॉजी बनाया ही जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बायोलॉजी में सर नहीं होते भी मेरे 2 बार 360 आ चुके थे, तो उतना कॉन्फिडेंस था कि मतलब ठीक ठाक आ जाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री वीक थी सर, तो उस हिसाब का जो आपका स्ट्रैटेजी था कि 2-2 पेपर साथ में लगाते, जैसे 50 क्वेश्चन करके छोड़ मत दो एक पेपर का, 100 क्वेश्चन पूरे कर लो। वो बच्चे नहीं करते हैं सर, वो बच्चे छोड़ देते हैं। जैसे मेरे और भी साथ में दोस्त जिसको बता रहे थे, और आज सर वो 520 पे हैं, 518 पे हैं, आप भी जान रहे हैं सर, 5-5, 2-2, 3-3 नंबर से रुके हैं। वो इसीलिए क्योंकि सर वो आपका फिर वही 99% बात माने 1% छोड़ दिए सर, वो 1% नहीं छोड़ना है सर। ये चीज़ मैं सीख चुका हूँ सर, और ये अभी नहीं, जिंदगी भर के लिए सर, मतलब लाइफ टाइम ये है कि अब अगर मैं नीट पीजी दूंगा, INA सेट दूंगा, तो 100% देना है, या तो दूंगा या तो नहीं दूंगा। नहीं बिल्कुल दोगे तुम, और तुम्हारा ड्रीम कॉलेज BHU तुम्हें मिल भी रहा है, और वहाँ से एक फायदा है तुम्हारा पीजी में रिजर्वेशन भी है, उसका बेनिफिट मिलेगा, तो अच्छा तुम करोगे, और मुझे उम्मीद है कि तुम एक बहुत बड़े डॉक्टर बनोगे। और फिर से तुम्हारे साथ बैठ कर हम लोग पॉडकास्ट करेंगे, जिसमें तुम्हें हम एज अ रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पे बताएंगे कैसे तुम्हारी जर्नी रही लाइफ की। सो थैंक यू। और तुम्हारे जर्नी जो रही वो बच्चों को काफ़ी इंस्पायर करेगी मुझे लग रहा है, खासकर उन बच्चों की जिनकी 3rd अटेम्प्ट हो चुके हैं, 4th अटेम्प्ट हो चुके हैं, और उनको अफसोस हो रहा है, तो उनको अफसोस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जर्नी से वो सीख सकते हैं कि अगर आप में टैलेंट है, स्ट्रैटेजी को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और अच्छे से करते हैं, सही गाइडेंस में करते हैं, तो वैसे केस में आप अच्छा कर सकते हैं, और आप भी टॉप मेडिकल कॉलेज एम्स जैसे कॉलेज में, BHU जैसे कॉलेज में जा सकते हैं आफ्टर 5th अटेम्प्ट ऑल्सो। यस सर, सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बताया ना सर, थोड़ा धीरे धीरे आदमी कठोर होते जाता है, पर कई बार इमोशन नहीं कंट्रोल हो पाते हैं सर। कठोर आप ऊपर से दिख रहे हो, अंदर से आप इमोशनल हो। 3-4 बार मैंने रीड कर लिया है वो, तो इमोशन होना चाहिए, और डॉक्टर में तो दया भावना होनी ही चाहिए। यस सर, ठीक है, थैंक यू सर।